हाय गाइस, स्टैक सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम वो है नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन लेफ्ट। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि भाई इसका पता कैसे लगाना है कि इसमें स्टैक यूज होगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन को देख के उसमें आइडिया कैसे लगेगा कि भाई इसको स्टैक यूज करना है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। फिर हम इसकी स्टेप्स देखेंगे। कोड लिखने से पहले स्टेप लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे कोड लिखना एकदम आसान हो जाता है। फिर उसके बाद हम कोड लिखेंगे और फिर उसके बाद हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे और फिर इसका एक स्लाइड सा छोटा सा वेरिएशन है वो देख लेंगे। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक अरे दिया हुआ है, उसमें अरे के हर एलिमेंट के लिए हमें ये बताना है कि उसके लेफ्ट में उससे बड़ा नियरेस्ट कौन सा नंबर है। ठीक है, और वो उन सब नंबर्स को भी बेसिकली एक वेक्टर में डाल के हमें वो वेक्टर रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस अरे है ये, फॉर एग्जांपल ये एक अरे है, तो इसमें सबसे पहला नंबर है 10। तो पहले नंबर के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि जब लेफ्ट में कुछ नहीं हो या फिर उससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हो तो कुछ और भरना है उसमें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा है कि जब उससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता या लेफ्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 डाल दो। तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट के लिए हमने क्या डाल दिया कि भाई -1, इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब 6 है यहाँ पे, इस 6 के लेफ्ट में क्या है, 6 के लेफ्ट में 10 है, तो 10 6 से बड़ा है और वो उसके सबसे पास 10 ही है। ठीक है, तो हमने 10 डाल दिया यहाँ पे। 12 है नेक्स्ट नंबर, तो इस 12 के लेफ्ट में इससे बड़ा कोई नंबर है नहीं है, राइट। तो हमने 12 के लिए भी -1 डाल दिया, इससे बड़ा कोई नंबर है नहीं। ठीक है, अब अगला एलिमेंट हमारा है 9। तो हमें 9 से लेफ्ट में देखना है कि 9 से बड़ा कौन सा है। तो वैसे तो 9 से सबसे बड़ा 12 है और एक 9 से बड़ा 10 है। ठीक है, बट हमें उसके नियरेस्ट बताना है कि 9 के सबसे नज़दीक कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट है 11। तो 11 में सबसे लेफ्ट में इससे बड़े बड़े कौन कौन से एलिमेंट है, एक 12 ही है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा और ये अरे हमें रिटर्न करना है। सिमिलरली इस एग्जांपल के लिए देखें तो 2 के लेफ्ट में है कुछ, 2 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो -1 हो गया 2 के लिए। 3 के लेफ्ट में 3 से बड़ा है कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी -1 हो गया। 6 से बड़ा कुछ है नहीं है, तो उसके लिए भी -1 हो गया। 10 से बड़ा कुछ नहीं है, तो -1 हो गया उसके लिए भी। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें 10 के लिए है कुछ नहीं है, तो -1 हो गया। 5 के लिए है बड़ा कुछ, हाँ 10 है, तो 10 लिख दिया। 4 के लिए 5 एंड 3 के लिए 4। तो ये हमें बेसिकली ये अरे हमें दिए हुए हैं और उससे हर एलिमेंट के लिए उसके नियरेस्ट लेफ्ट में जो भी उससे बड़ा एलिमेंट है उसको एक वेक्टर में डाल के वो वेक्टर रिटर्न करना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि भाई चलो पहला एलिमेंट है 10, तो उसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो उसका आंसर तो सीधा सीधा -1 हो गया। ठीक है, बट अब अगर 6 के बाद में है तो हम 6 के लेफ्ट में जाके देखेंगे कि भाई 6 से पहले एलिमेंट क्या है। तो 6 से पहले 10 है, तो मैंने यहाँ पे i इज इक्वल टू 0th इंडेक्स है 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने i इज इक्वल टू जो करंट एलिमेंट है मेरा, करंट अभी था वो है 1, तो 1 -1 बेसिकली इससे पहले वाले एलिमेंट पे जाके देखूंगा कि वहाँ पे कोई बड़ा नंबर है क्या। अगर वो नहीं मिलता है तो उससे पहले वाले पे जाके देखूंगा, उससे पहले वाले पे, तो यही तो करूंगा, राइट। तो इसमें 6 से पहले देखा मैंने, इस एलिमेंट पे चेक किया तो मिल गया मेरे को, तो 10 लिख दिया मैंने। अब मैं आया 12 पे, तो इसमें जब 12 के लिए देख रहा हूँ मैं, तो ये है सेकंड इंडेक्स पे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले इंडेक्स पे देखूंगा, फिर उसके बाद 0th इंडेक्स पे देखूंगा। तो यही तो तरीका है ना मेरे को करने के लिए। तो फिर मैं जब मुझे पहले पे भी नहीं मिला, 0 पे भी नहीं मिला, अरे खत्म हो गया, तो मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मैंने -1 डाल दिया। फिर जब 9 है तो फिर मैं फिर यहाँ से शुरू करूंगा, तो मेरे को पहली ही आंसर मिल गया, पहली ही पोजीशन पे आंसर मिल गया, तो मुझे आगे देखने की जरूरत है नहीं है ज़रूरत, तो मैं सीधा का सीधा इसका 12 आंसर लिख दूंगा। अब मैं 11 पे हूँ, तो 11 पे मुझे लेफ्ट में देखना है, तो ये 9 है बेसिकली, तो ये बड़ा नहीं है 11 से, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ। फिर मैंने 9 के बाद अगला इंडेक्स देखा, वो 12 है उसमें, तो वो मेरा 11 से बड़ा है, तो मैंने उसका आंसर 12 लिख दिया। तो इसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं जिस भी आई के लिए देख रहा हूँ, इंडेक्स आई के लिए मैं जब भी चेक कर रहा हूँ, तो i-1 से लेके 0 तक ट्रेवर्स करके मैं देखूंगा कि भाई मेरे से बड़ा नंबर है क्या कोई। जब भी मुझे कोई बड़ा नंबर मिल गया तो मैं रुक जाऊंगा वहाँ, और मैं उस नंबर को, वो मेरा आंसर हो जाएगा उस एलिमेंट के लिए, राइट। यही तो हमारा बेसिक अप्रोच है, यही तो अप्रोच दिमाग में आएगी। तो हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, एक तो आई को 0 से लेके आई लेस देन n तक, और जो करंट एलिमेंट के ट्रेवर्स के लिए। दूसरा क्या होगा, हर एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रेवर्स आई लाइक j इक्वल टू i-1 और j इज ग्रेटर देन 0। यही तो मैं दूसरा लूप यही तो चलाऊंगा मैं, j माइनस। तो 2 लूप लगाने के बाद मैं बेसिकली हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर सकता हूँ, और इसमें बेसिकली जब भी मुझे कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, लार्ज एलिमेंट मिल जाएगा उससे, तब मैं ब्रेक कर जाऊंगा यहाँ से। तो यही 2 फॉर लूप लगा के और मैं कर सकता हूँ इसका। तो हमारे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई,
एन स्क्वायर हो गई, क्योंकि हम हर एलिमेंट के लिए एन अदर एलिमेंट पे ट्रेवल कर रहे हैं। हर मतलब जब मैं इसकी नाइन्थ की निकालूंगा तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे एन माइनस समथिंग एन माइनस एम लेट से, तो उन सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना पड़ सकता है मेरे को। जैसा कि हमने उस एग्जांपल में देखा था, जब सारे एलिमेंट उससे छोटे हों तो हमें हर एलिमेंट के लिए जाना पड़ेगा पीछे देखने के लिए। तो ये एन स्क्वायर सोल्यूशन हो गया। तो बट इसको अब हमें ये देखना है कि इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या किसी तरह, और किसी तरह इसको ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं कि नहीं सोल्व। इसीलिए हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्या अप्रोच हो सकता है, क्या और यूज कर सकते हैं जिससे ये सोल्व किया जा सके। हमें दिक्कत ये हो रही है कि हमें हर एलिमेंट के लिए जा के देखना पड़ रहा है कि इससे पहले कोई बड़ा एलिमेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 9 के लिए अगर हमें चेक करना है तो इन सारे एलिमेंट पे जा के देखना पड़ रहा है, राइट। तो अब हमें दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर कोई किसी तरह हम इसको स्टोर कर लें और हमें एक बार में ही पता लग जाए कि इससे बड़ा कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो हमें सब पे ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसके आंसर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं स्टोर करने का ट्राई करता हूँ कि भाई मैं किसी तरह नंबर स्टोर कर सकता हूँ क्या। तो फॉर एग्जांपल 10 है, तो 10 का तो इससे पहले तो कोई नंबर है नहीं, तो मैंने 10 का ऐसे आंसर लिख दिया कि भाई ठीक है 10 के लिए -1 ही होगा, और मैंने 10 को यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब 6 आया, तो 6 के लिए मैं यहाँ पे चेक करूँगा लास्ट एलिमेंट पे कि 10 है कि नहीं है। अगर 6 से बड़ा है 10 तो मैं उसका आंसर लिख दूंगा 10 और यहाँ पे 6 को स्टोर कर लूँगा, राइट। तो अब 6 को स्टोर इसलिए किया मैंने क्योंकि 6 भी तो किसी के लिए आंसर हो सकता है ना। मान लो कि अगला नंबर 1 या 2 या 3 हो कुछ, तो उससे बड़ा है 6, तो 6 उनके लिए 6 आंसर होगा, राइट। तो अब अगले नंबर पे गया मैं 12 पे, तो 12 को मैंने देखा कि ये इससे बड़ा है क्या, नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने फिर 12 को देखा अगले 10 से, ये इससे बड़ा है क्या, नहीं है, तो मैंने इसको भी हटा दिया। मैंने इनको क्यों हटाया, क्योंकि अगर मैंने अगला नंबर जो मैं स्टोर करने वाला हूँ यहाँ पे वो 12 करूँगा, तो अगर मैंने जब 12 स्टोर कर लिया तो ये किसी के लिए आंसर नहीं हो सकते। रीज़न इसका ये है क्योंकि ये 12 से छोटे हैं, अगर आगे कोई नंबर इससे मिलेगा भी 12 से छोटा तो वो उसके लिए आंसर 12 होगा, ना कि 6 या ना कि 10, राइट। तो मैंने नया यहाँ पे क्या स्टोर कर लिया, सिर्फ 12 और 6 और 10 मेरा जा चुका क्योंकि वो किसी के लिए आंसर नहीं होगा। और मेरा 12 के लिए नीचे कोई एलिमेंट बचा नहीं था लास्ट तक खाली, तो मैंने 12 के लिए -1 आंसर लिख दिया, राइट। अब अगला एलिमेंट आया 9। 9 के लिए मैं देखूंगा कि भाई 9 से बड़ा है क्या, 9 से बड़ा है 12, तो बोले हाँ, तो मैंने 12 आंसर लिख दिया उसके लिए और 9 को यहाँ पे स्टोर कर लिया क्योंकि 9 भी किसी के लिए आंसर हो सकता है। अब अगला एलिमेंट आया 11, तो 11 के लिए मैं चेक करूंगा यहाँ पे 9 आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मैं 9 को हटा दूंगा। और फिर मैं चेक करूंगा कि भाई 12 आंसर हो सकता है, बिल्कुल 12 आंसर है, तो मैंने 12 यहाँ पे आंसर लिख लिया और यहाँ पे इसमें 12 के बाद यहाँ पे 11 स्टोर कर लिया, राइट। तो अब मेरे पास इसके सब एलिमेंट्स का आंसर आ चुका है और मुझे कभी भी हर एलिमेंट के लिए पीछे पीछे बार बार जाके ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा। उसका रीजन ये हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। मैंने यहाँ पे एक काम किया, कोई भी नंबर आया उसको स्टोर कर लिया, और फिर जब कोई नंबर अगला आया उससे पहले अगर छोटे एलिमेंट थे उससे, तो मैंने उन सबको डिलीट कर दिया क्योंकि वो किसी के लिए आंसर हो ही नहीं सकते कभी, तो वो अनवांटेड नंबर से उनको डिलीट करते गया। इसके लिए सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर स्टैक ही है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने देखा कि स्टैक में वैल्यू है या नहीं है, और वैल्यू है तो छोटी है या बड़ी है। दूसरा काम हमने क्या किया, अगर वैल्यू छोटी है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, हम उसको वैल्यूज को हटा सकते हैं। तो हमने वैल्यूज पॉप करी स्टैक से, और कब तक करी, जब तक या तो स्टैक खाली नहीं हो गया, या फिर दूसरा अगर स्टैक में हमें उससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल गई हो, करंट वैल्यू से कोई बड़ी वैल्यू ना मिल गई हो। तीसरा काम हमने क्या किया, अगर स्टैक में फिर हमें हमारे रिजल्ट में वैल्यू डालनी है, तो रिजल्ट में वैल्यू अगर स्टैक खाली नहीं है, स्टैक में बड़ी वैल्यू है करंट से, तो वो आंसर डाल दिया हमने, अदरवाइज हमने -1 डाल दिया अगर स्टैक खाली हो गया है तो, ठीक है। तो हमने ये इतने ही काम किए हैं। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैक ले लिया बेसिकली टेम्परेरी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और ये रिजल्ट है हमारा, इसमें हमें आंसर स्टोर करेंगे, राइट। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेप 1 किया कि स्टैक को चेक कर रहे हैं, और अगर वैल्यू छोटी है, लेस देन इक्वल टू है, तो उसको हम बेसिकली पॉप करेंगे। यहाँ पे हमने पॉप कर दिया, तो ये हो गई हमारी स्टेप 1 और स्टेप 2, राइट। अब हमने तीसरा क्या हो गया, इस पॉइंट पे स्टैक के अंदर 2 ही केस हो सकते हैं, या तो स्टैक खाली हो सकता है, या फिर स्टैक में बड़ी टॉप पे जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी करंट वैल्यू के कंपेयर में, ठीक है। तो अब इस केस में अगर स्टैक खाली है तो मैंने -1 ने पुश कर दिया और वो मेरा आंसर हो गया। अगर स्टैक में कोई वैल्यू है तो वो स्टैक करंट से बड़ी है, तो वो मेरा आंसर हो गया, तो वो मैंने आंसर में पुश कर दी, राइट। अब मैंने फाइनली जो ये नंबर था
जो ये कुछ भी नंबर हो, चाहे मैंने कहा था ना स्टैक में तो वैल्यू हम हमेशा ही पुश करेंगे, चाहे जो भी नंबर हो चाहे जो भी वैल्यू हो, क्योंकि वो आगे किसी और के लिए आंसर बन सकती है। तो फाइनली हमने स्टैक में वैल्यू पुश कर दी, राइट। और इसके बाद ये हमारा जो रिजल्ट अरे बना है इसको हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा कोड है, इसमें कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जब जो जो वैल्यूज हमारे काम की नहीं है उनको डिलीट कर देना है स्टैक से, और जो हमेशा इस डिलीट करने के बाद जो हमें वैल्यू बचेगी वो हमेशा जो होगी वो करंट वैल्यू से बड़ी ही होगी, तो वो हमारे लिए आंसर बनेगी। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये फॉर लूप है, ये बेसिकली एन एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहा है, और ये वाइल लूप है, ये भी एन एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, एन इंटू एन, बेसिकली एन स्क्वायर। तो ऐसे देख के ये फील हो रहा है कि ये एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है, बट ये एक्चुअल में एन स्क्वायर नहीं है, एन कॉम्प्लेक्सिटी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो मैंने स्टैक में जब एलिमेंट डाल रहा था, यहाँ पे डाले मैंने 10, 6, और फिर जब मैंने 12 डाला तो ये दोनों एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिए। अब उन दोनों एलिमेंट पे कोई भी आगे का कभी भी एलिमेंट उस पर ट्रेवर्स नहीं कर रहा है। तो हो एग्जैक्टली क्या रहा है कि हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे मैं n टाइम्स ट्रेवर्स कर रहा हूँ, बट इस लूप में मैं किसी भी एलिमेंट पे मोर देन 1 ट्रेवर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा लेट से यहाँ पे ये 12 जब आना था तो ये दोनों डिलीट हो चुके हैं, तो अब आगे के 12 के बाद जितने भी नए एलिमेंट होंगे वो कोई भी एलिमेंट इन एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स नहीं करेगा। तो एट मैक्स मतलब मैं एक दूसरे सारे नंबर्स पे एट मैक्स 1 मोर टाइम जा रहा हूँ, राइट। एक बार यहाँ जा रहा हूँ, एक बार यहाँ जा रहा हूँ। तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं 2 इंटू एन, 2 कॉन्स्टेंट है तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो और तो कोई कंफ्यूजन इसमें है नहीं। अब राइट, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं तो वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन होगा, और एक हम स्टैक स्टोर कर रहे हैं वो मैक्सिमम एन वैल्यू स्टोर कर सकता है तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, राइट। एन प्लस एन बेसिकली 2n, बट या बिग ओ ऑफ एन वी कैन से, राइट। सो अब हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अब इसमें एक वेरिएशन आता है, ये बेसिकली क्वेश्चन कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बट इंटरव्यूज में कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है। मतलब क्या है कि इसको यूज करके काफी और क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। तो उसमें कभी कभी हमें जरूरत क्या पड़ती है, हमें लेफ्ट में बड़ा एलिमेंट पूछने के बजाय हमें उसका बड़े का इंडेक्स की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जब ये एग्जाम्पल था 10, 6, 12, 9, 11, तो इसमें 12 से के लेफ्ट में बड़ा इंडेक्स कौन सा है, तो वो कोई नहीं है तो -1। 6 के लेफ्ट में बड़ा इंडेक्स कौन सा है, तो ये 0 था तो इसके लिए 0। 10 के में कौन सा है, -1 हो गया। 9 के लिए बड़ा इंडेक्स कौन सा है, तो ये यही वाला हो गया, तो ये बेसिकली 2। 11 के लिए कौन सा है, तो ये भी 2 आंसर हो गया। तो इसके लिए कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ कोई मेजर चेंज नहीं करना है, हमें करना क्या है कि इस फॉर लूप को i = 0 वाले फॉर्मेट में लगाना है, एंड यहाँ पे स्टैक में जो वैल्यूज पुश कर रहे हैं वो नंबर की बजाय हम इंडेक्स पुश कर लेंगे यहाँ पे i। और जब हमें यहाँ पे स्टैक डॉट टॉप करना है तो उसको हम डायरेक्टली अरे से एक्सेस कर लेंगे, तो बेसिकली nums ऑफ स्टैक डॉट टॉप ये करके वैल्यूज एक्सेस कर लेंगे। तो इतने से ही चेंज होंगे, बाकी कोई मेजर चेंज होगा नहीं। यहाँ पे भी अरे ऑफ लाइक स्टैक और डॉट टॉप आ जाएगा। तो ऐसे करके बेसिकली माइनर चेंजेस होंगे इस कोड में, और वो कर सकते हैं। तो ये वाला भी बेसिकली जब इस तरह से इंडेक्स पूछे गए हो तो भी यही आना चाहिए दिमाग में कि हम इसको स्टैक से कर सकते हैं, और ये इसका काफ़ी यूज आता है इंटरव्यूज में, आगे वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।